OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to early. In our previous session, we were studying about sound, and in sound, we were studying about echo. What is echo? What are the applications of echo? We have discussed some of the numericals on the basis of the application of echo. In our today's session, we will discuss about the vibrations, natural vibrations, damped vibrations, and some more topics related to sound. So let's start today's session. First of all, we will discuss about natural vibrations. नेचुरल वाइब्रेशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम उसकी स्टेबल कंडीशन से डिस्टर्ब कर दें, तो उसमें मोशन होगा, है ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया हमने कि यहाँ पे हमने एक तरफ से इस ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया है, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड है, इस रॉड को हमने इधर से फिक्स्ड कर दिया और इसको डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो अब ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, वो अप डाउन, है ना? अब दो केसेस हो सकते हैं, ये अप डाउन जो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन जो ये कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन जो ये कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू होते रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जितना अप जा रहा है या जितना डाउन जा रहा है मीन पोजीशन से, उतना ही अप और डाउन जाएगा बार बार, अगर कोई इस पर फोर्स ना लगे, कोई रेजिस्टिव फोर्स ना लगे, है ना? ऐसा कब पॉसिबल है? जब हम इस सिस्टम को वैक्यूम में रख दें, ओनली देन इट इज पॉसिबल। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे नॉर्मली हम अपने एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, तो बहुत सारी रेजिस्टिव फोर्सेस होंगे, एयर होगा और कई सारे फोर्सेस होंगे, फ्रिक्शन होगा, जो रेजिस्ट करेंगे और इसके वाइब्रेशंस जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड में कोई चेंज ना हो, तो हमें इस सिस्टम को वैक्यूम में रखना होगा। अब वैक्यूम में अगर हम इस सिस्टम को रखते हैं तो क्या होगा? हमने इस सिस्टम को वैक्यूम में रख दिया, अब क्या होगा? अब ये जितना हम डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो अब ये अपना नेचुरली जितनी बार अप एंड डाउन होगा, हर बार उतना ही रिपीट करेगा, अप डाउन, हर बार उतना ही अप डाउन रिपीट करेगा। यानी इसके जो वाइब्रेशंस हैं या इसका जो टू एंड फ्रो मोशन है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किन वजहों से होता है? चेंज होता है ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस। इन वैक्यूम देयर इज अ नो रेजिस्टिव फोर्स, there is no resistive force in vacuum। और जब रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, अब ये हर बार उतना ही अप जाएगा और उतना ही डाउन जाएगा, जितना पहली बार में गया, हर बार उतना ही अप डाउन होगा। यानी पॉइंट नंबर टू क्या है? देयर विल बी नो change in the amplitude of object। वैक्यूम में रखने पे दो चीजें हमने देखी, क्या कि कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, नो चेंज इन एम्पलीट्यूड।
of the object. Okay, so these 2 points हमने जो कंसीडर किए जब हम इस सिस्टम को वैक्यूम में रखते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशन से अप डाउन मोशन करता है। और एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि अगर हमने मान लो ये कोई पेंडुलम लिया, ठीक, इसकी लेंथ एल है, इस पेंडुलम की लेंथ एल है, अभी ये अपनी मीन पोजीशन पे है। ये कौन सी इसकी पोजीशन है? मीन पोजीशन है, ठीक। ये रखा कहाँ पे है? वैक्यूम में, ठीक। अब हमने इसको डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होके ये यहाँ तक गया। ये पोजीशन क्या कहलाएगी इसकी? एक्सट्रीम पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, एक्सट्रीम पोजीशन। और फिर यहां से वापस हुआ, वापस होके फिर मीन पोजीशन पे आया और मीन पोजीशन से इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, यहाँ तक। अगेन दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? ये जो वाइब्रेट हो रहा है अपनी मीन पोजीशन से, वो जितना इस तरफ जा रहा है उतना ही इस तरफ जा रहा है और हर बार रिपीट कर रहा है अपने मोशन को, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा? इसका नेचुरल मोशन है, इसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है और हर बार ये अपने एम्पलीट्यूड को रिपीट कर रहा है। अगर हम इसकी वेव बनाएं तो इसकी वेव कैसे समझ सकते हैं कि ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। ये अप गया, इस साइड गया, एक एक साइड हमने ये मान लिया, एक साइड और दूसरा साइड ये है, तो ये मीन पोजीशन पे अभी है। मीन पोजीशन से अपवर्ड गया यहाँ तक, मैक्सिमम तक। ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड और ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ए मैक्स, ठीक। अगेन मीन पोजीशन पे आया, अब दूसरी तरफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसने ट्रेवल किया, फिर मीन पोजीशन पे आया, ये भी इसका एम है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक। इस तरह से अगेन ये बार बार रिपीट करता रहेगा अपने मोशन को। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये ये कांस्टेंट है, ये हर बार रिपीट हो रहा है, बराबर आ रहा है, जितना पहली बार था उतना ही दूसरी बार, उतना ही तीसरी बार, उतना ही चौथी बार, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए ये अपने एम्पलीट्यूड को रिपीट कर रहा है। इस तरह का जो वाइब्रेशन होता है इसको हम नेचुरल वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक, जहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगता है। इस तरह के वाइब्रेशन को, जो ये वाइब्रेट कर रहा है पेंडुलम, इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वाइब्रेशन। Such type of vibration is known as natural vibration. Such type of motion, which type? When there is a no resistive force, there will be no change in amplitude of the object. Such type of motion is known as natural vibration. अब नेचुरल वाइब्रेशन के केस में जितना ये अपनी मीन पोजीशन से अप या डाउन हो रहा है, जितना अप जा रहा है या जितना डाउन हो रहा है, या फिर इस केस में जितना ये लेफ्ट साइड जा रहा है और जितना राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट राइट जितना ये ट्रेवल हो रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। एक सेकंड में ये कितनी बार अप डाउन हुआ, एक सेकंड में, ये मान लिया हमने कि एक सेकंड में ये अप गया, फिर डाउन गया, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, ठीक। एक सेकंड में
ये एक बार अप गया, डाउन गया, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ गया जहां से स्टार्ट किया था। तो 1 सेकेंड में ये जितने ऑसिलेशन करेगा, ठीक, 1 सेकेंड में ये जितने ऑसिलेशन करेगा इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस in 1 second. So what is frequency? Number of oscillations in 1 second. अब यहाँ पे हमने देखा कि 1 सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो कितने ऑसिलेशन किए? एक कंप्लीट साइकिल की, एक ही कंप्लीट साइकिल हुई, ऑसिलेशन एक ही बार हुआ। जैसे इस केस में देखो, माना हमने ये 1 सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और किसी वेव ने कितने ऑसिलेशन कर लिए? 1 2 3 4, 4 ऑसिलेशन कर लिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4। यहाँ पे 1 सेकेंड में सिर्फ एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 1। तो इस फ्रीक्वेंसी को, जिसमें वो एम्पलीट्यूड को रिपीट कर रहा है जब नेचुरल वाइब्रेशन हो रहा है, उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हम ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में रख दें। ठीक, इस पेंडुलम को हमने वैक्यूम में रख दिया और हमने काउंट किया कि 1 सेकेंड में ये कितनी बार एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया। ये एक कंप्लीट साइकिल है। इस केस में देखो, यहां से यहां गया, यहां से फिर अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर नीचे गया, फिर यहां आया। ये एक कंप्लीट साइकिल है। ये ये एक साइकिल है। ठीक, टाइम पीरियड एक। तो 1 सेकेंड में ये कितनी बार कंप्लीट कर रहा है ऑसिलेशन? ठीक, वो इसका फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे ये 1 हो गई, फिर ये 2 हो गई, फिर ये 3 हो गई, फिर ये 4 हो गई और हाफ, 4.5 इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसकी 1 है फ्रीक्वेंसी। तो जब हम वैक्यूम में किसी पेंडुलम को रख दिए हैं जहां पे वो अपनी ही एम्पलीट्यूड को रिपीट कर रहा है, जहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो वो जितने ऑसिलेशंस 1 सेकेंड में करेगा उसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उस ऑब्जेक्ट की वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, वैक्यूम में है, हमने इसको डिस्टर्ब किया, अब ये ऐसे मोशन करने लगा, अप डाउन, अप डाउन। हम काउंट कर लिए, अच्छा 1 सेकेंड में ये 4 बार अप डाउन हुआ है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 4 है। अब आगे हमने देखा कि अगले 1 सेकेंड में फिर ये 4 बार हुआ, अगले 1 सेकेंड में फिर ये 4 बार हुआ। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो फिक्स्ड होगी। समझे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड, कुछ चेंज नहीं होगी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में रखते हैं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो जितने ऑसिलेशंस करता है। ठीक, जब नेचुरल वाइब्रेशन हो रहा हो उस केस में वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक, अब ये पेंडुलम 1 सेकेंड में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी की अगर हम इसकी बात करें तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, ये अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी अपान एल। ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक, अब अलग अलग अगर वैक्यूम में रखा है तो ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये कब चेंज होगा? ठीक, ये चेंज कब होगा? ये पेंडुलम हमने रखा और एक और पेंडुलम रखा, दूसरा जो पेंडुलम रखा वो इससे कुछ छोटा था, ये। ठीक, वैक्यूम में दोनों रखे हुए हैं। अब क्या इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी? दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी।
नहीं, क्यों? क्योंकि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी, है ना? लेंथ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है, इसलिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी दोनों की। अगर लेंथ पे डिपेंड ना करता तो वो कांस्टेंट रहती, फिक्स्ड रहेगी। मान लो ये 4 टाइम वाइब्रेशन करता है 1 सेकंड में, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स है कि 4 होगी, और ये 7 टाइम कर लेता है 1 सेकंड में, 7 टाइम oscillation कर लेता है, number of oscillations in 1 second completed by this pendulum is 7, then its natural frequency will be 7. Means the natural frequency will depend on length of the pendulum. पेंडुलम की जो लेंथ होगी उस पर भी डिपेंड करेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, इसी तरह से अगर हम कोई एक और केस लें, तो हम अगर मान लो स्प्रिंग ले लिए, किसी स्प्रिंग से हमने कोई ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया, ये कोई स्प्रिंग है और इससे हमने कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर दिया, और इसको हमने खींचा, स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, ठीक। और वैक्यूम में है ये, कहाँ पे रखा हुआ है? वैक्यूम में। अब क्या होगा? ये अप डाउन मोशन करेगा, है ना? हमने इसको डिस्टर्ब किया इसकी मीन पोजीशन से या जिस भी पोजीशन में है, और डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने के बाद ये अब मोशन करने लगेगा इसी तरह से। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। समझ रहे हो ना? इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक। मैक्सिमम displacement is known as amplitude। ओके, इस केस में क्या होगा? इस केस में जब हमने इसको स्ट्रेच किया, खींचा, इसको डिस्टर्ब किया इसकी मीन पोजीशन से, अब ये वाइब्रेशन करने लगा। अब इसका नेचुरल वाइब्रेशन या इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी अगर ये वैक्यूम में, कोई इस पे रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इन दैट केस। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है। तो ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 1/f, है ना? तो 1/f कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसी तरह इसका भी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है 1/f कर देंगे तो उसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई नेचुरल वाइब्रेशन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी तरह का जो वाइब्रेशन होता है वो डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है। व्हाट इज दिस डैम्प्ड वाइब्रेशन? डैम्प्ड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता है ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्सेस। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं जो उस पर एप्लीकेबल हो जाते हैं और उसके एम्पलीट्यूड को लगातार कम करते जाते हैं। सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज डैम्प्ड वाइब्रेशन। देखते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। देखते डैम्प्ड वाइब्रेशंस कब होंगे? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम की बजाय एयर में रख दिए, जैसे यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक। तो क्या होगा? अगर हमने इसको एयर में रख दिया, ये एक तरफ फिक्स्ड है, से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, कोई रॉड है उसको कनेक्ट कर दिया और इसको डिस्टर्ब किया इसकी मीन पोजीशन से। अब ये वाइब्रेट होने लगेगा, ठीक। अप डाउन मोशन करने लगेगा, टू फ्रो मोशन करने लगेगा, ऑसिलेशंस करने लगेगा। बट अब क्या होगा कि एयर की रेजिस्टिव फोर्स इस पे लगेगी। जितनी भी रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो इस पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। हर बार
इसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग होगा हर बार, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। और इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी इज नॉट फिक्स्ड, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड नहीं होगी, है ना। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा हर बार और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड नहीं होगी। क्यों नहीं फिक्स्ड होगी? पहली बार जब हमने इसको डिस्टर्ब किया तो ये 1 सेकंड में 3 बार अप डाउन हुआ, ठीक। दूसरी बार ये सिर्फ 2 बार अप डाउन हुआ, दूसरे सेकंड में, और तीसरे सेकंड में ये रुक गया। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सिर्फ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब नेचुरल वाइब्रेशन होगा तभी होगी। डैम्प्ड वाइब्रेशन के केस में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड नहीं होगी। पहले सेकंड में ऑसिलेशन कुछ और होगा, दूसरे सेकंड में ऑसिलेशन कुछ और होगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड विल कॉन्टिन्यूसली चेंज, है ना। इस वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं और रखें तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और हो जाएगी। अभी एयर में रखा हुआ है, कुछ और है, किसी और एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और हो जाएगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी फिक्स्ड होगी, बट बाकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी एज पर मीडियम। जिस मीडियम में हम रखेंगे उसके अनुसार चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज हो गई ये। अब इसका कैसा ग्राफ बनेगा? अब यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो पहली बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ, ठीक, यहाँ तक गया मीन पोजीशन से। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एम, क्या है, एम्पलीट्यूड। और विद द टाइम इसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। तो यानी इस तरह से कुछ हमें इसका ग्राफ मिलेगा, डैम्प्ड वाइब्रेशन। यहाँ पे डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये डैम्प्ड वाइब्रेशन का केस है। ओके, अब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। जैसे गिटार होता है उसमें भी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कब होगी? जब हम इसे दोनों तरफ से फिक्स्ड कर दिए। हमने इसको दोनों तरफ से फिक्स कर दिया, ठीक। अब ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है, इसको हमने इसके मिडिल से, यानी ये अगर टोटल लेंथ एल है तो ये कितनी होगी, L/2, और ये कितनी होगी, L/2। टोटल लेंथ एल है स्ट्रिंग की, ठीक। L/2 पे हमने इसको डिस्प्लेस किया, इसको डिस्टर्ब किया, ठीक। तो अब क्या होगा, डिस्टर्ब करने के बाद ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगे, ठीक। लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ पे हमने इसको डिस्टर्ब किया, L/2 पे, ठीक। अब क्या होगा, जब डिस्टर्ब किया तो ये इस तरह से मोशन करने लगा, अप एंड डाउन। इसका एम्पलीट्यूड ए है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है ए, ठीक। और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, λ/2। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड 1, एक ही बार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में अगर हम इसको लेंथ को हाफ लेंथ पे डिस्टर्ब करें, हाफ लेंथ पे इसको पकड़ के छोड़ दिया तो अब ये वाइब्रेशन करने लगेगा। अब कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, लेंथ यहाँ पे L/2 है, इसका वेवलेंथ कितना होगा, λ/2। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। दोबारा देखते हैं, अगर हम इस स्ट्रेच स्ट्रिंग को L/4 हमने
चौथाई हिस्से पे इसको डिस्टर्ब किया, यहां पे पकड़ के और डिस्टर्ब कर दिया। ठीक, ये 4 हिस्से हो गए इसके। यहां से पकड़ के हमने अगर डिस्टर्ब किया तो अब क्या होगा, जब L/4 पे हमने डिस्टर्ब किया, ये इतनी लेंथ क्या है L/4, यहां से डिस्टर्ब किया, तो अब क्या होगा, अब इसकी वेवलेंथ λ/3 हो गई। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये तो ऐसे मोशन करेगा टू एंड फ्रो, या हाफ से एक हाफ तक, यहाँ से जब 1/4 लेंथ से हम डिस्टर्ब करेंगे तो हाफ पे एक मोशन और एक ये, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, वेवलेंथ λ/3। और देखते हैं, अगर हम इसको L/6 पे डिस्टर्ब करें, L/6 पे डिस्टर्ब करें ऐसे, तो अब क्या होगा, अब ये जब लेंथ इसकी L/6 होगी तो इसका वेवलेंथ λ/3 हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बराबर का होगा ये 3, f इज इक्वल टू 3, फ्रीक्वेंसी इसकी 3 हो जाएगी जब L/6 लेंथ पे हम इसको छठे हिस्से पे डिस्टर्ब करेंगे। ठीक, ये अगेन L/6 पे जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये इस तरह से, ये लेंथ कितनी है L/6, यहाँ पे हमने डिस्टर्ब किया, इतना L/6 है, तो वेवलेंथ λ/3, फ्रीक्वेंसी 3, ये क्या कहलाते हैं पॉइंट, नोड, इनको हम क्या कहते हैं, नोड। ठीक, तो ये है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग को हम जब डिस्टर्ब करते हैं उसकी मीन पोजीशन से, तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ पे हमने उसको डिस्टर्ब किया और हमने देखा कि उसकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है, हर बार उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक, एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें, यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड इसका है, फिर इसका है, और सबसे कम एम्पलीट्यूड इसका है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम इसकी। ठीक, तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथ और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे। ठीक, अच्छा एक चीज और पूछी जाती है बोर्ड में, जो ये लाउडनेस है ये किस पे डिपेंड करता है, तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस जो है ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा लाउडनेस होगी, एम्पलीट्यूड उतना तेज आवाज होगी। श्रिल, श्रिल किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे इसकी श्रिल बहुत ज्यादा होगी, श्रिल आवाज, ठीक, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा श्रिल करेगा, उतनी ज्यादा उसकी पिच हाई होगी, उसकी ज्यादा हाई पिच होगी, या फिर हम कहें हाई फ्रीक्वेंसी होगी। अगर लो पिच है, अगर लो पिच है तो आवाज कैसी होगी, तब बहुत मोटी सी आवाज, जो बास होता है उसका वो बहुत ज्यादा होगा,
बेस पे डिपेंड करती है, ज्यादा होगा। जो पतली आवाज होती है, जो खनक जिसको बोलते हैं, श्रिल, ठीक, वो कब होगी? जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। जब मोटी आवाज भर्राई हुई सी होगी, जब लो पिच होगा, तो बास ज्यादा होगा उसका। Okay. So these were few terms related to sound. Many more terms are yet remaining. We will cover in our next session. For this session, I hope that you got the concept of vibrations, free vibrations, natural frequency, and damped vibrations. What is the difference between frequency, wavelength, and for a stretch string? What will be the frequency and wavelength when we are disturbing it at different lengths? So now I would like to wind up my session over here. We'll meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great day.